अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज आपके साथ है डॉक्टर सोफिया। मैं आपको थोड़ा अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। मैंने बेसिकली MBBS किया अल्लामा इकबाल यूनिवर्सिटी से, देन लेटर ऑन मैंने MSc साइकोलॉजी की PU से, और एज अ प्रोफेशनल साइकोलॉजिस्ट मैंने डॉक्टर सैमुअल अल्फर्ड को कुछ टाइम के लिए ज्वाइन किया और वहाँ पर प्रैक्टिस की। उसके बाद मुझे ये चाम हुआ कि आई शुड ज्वाइन सिविल सर्विसेज, तो मैंने सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम को अटैम्प्ट किया। करंटली आई एम वर्किंग एज चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इन पंजाब लोकल गवर्नमेंट। तो हम आज डिस्कस करेंगे साइकोलॉजी, PMS और CSS दोनों के सिलेबस डिस्कस करेंगे और इनके बेसिक कंटेंट्स जो है ना वो डिस्कस करेंगे। और आज का जो बेसिक पर्पज़ है इस वीडियो को बनाने का वो तो ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स के अंदर एक फोबिया होता है। उन्हें लगता है कि साइकोलॉजी शायद साइंसिस बैकग्राउंड के बच्चे ज़्यादा इजीली तरीके से पढ़ सकते हैं, बाकी लोगों के लिए पता नहीं क्या रॉकेट साइंस है। तो जनाब ये ऐसा कुछ नहीं है। आज मेरी पूरी कोशिश होगी कि आप लोगों के दिमाग से ये फियर निकल जाए और आप लोग ये अंडरस्टैंड कर सके कि साइकोलॉजी इज़ नथिंग, इट्स जस्ट योर प्रैक्टिकल लाइफ। आप अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में जो चीज़ें कर रहे होती हैं बस उनको वर्ड्स देने हैं, यही साइकोलॉजी है। तो चलिए शुरू करते हैं। हम अभी PMS के सिलेबस से शुरू करते हैं। जो पेपर 1 है इसमें देखिए इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी है, जिसमें डेफिनेशन है कि साइकोलॉजी है क्या। तो साइकोलॉजी की डेफिनेशन बड़ी सिंपल है। वो कहते हैं, साइकोलॉजिस्ट ब्रीफ करते हैं, वैसे तो बहुत सारे डेफिनेशन है लेकिन मैं आपको एक सिंपल सी इसकी डेफिनेशन बताऊंगी जो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करती है। साइकोलॉजी बेसिकली साइंस है आपके बिहेवियर और माइंड की। इट इज़ द स्टडी ऑफ योर बिहेवियर एंड माइंड। बाकी जितनी भी इसकी डेफिनेशन है ना वो इसी के गर्द घूमती हैं, बस अल्फाज का चुनाव डिफरेंट होता है। फिर उसके बाद एवोल्यूशन एंड स्कोप ऑफ साइकोलॉजी है। एवोल्यूशन तो इसकी 16th सेंचुरी से शुरू हुई और टिल टुडे इसमें चेंजेस आ रही हैं, अपग्रेडेशन आ रही हैं। जब हम इसको कंटिन्यू करेंगे तो इंशाल्लाह हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। देन है स्कोप ऑफ साइकोलॉजी। तो ये देख लीजिए जनाब कि जहाँ पर इंसान है, जहाँ ज़िंदगी है, वहाँ पर साइकोलॉजी है। आप उसमें देख लें, मेडिकल फील्ड में देख लें, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में देख लें, आप किसी कॉलेज में चले जाएं, यूनिवर्सिटी में चले जाएं, आप इवन अपनी रूटीन की लाइफ में देख लें, सोशल सेटिंग में चले जाएं, फ्रेंडशिप सर्कल में चले जाएं, साइकोलॉजी हर जगह एग्जिस्ट करती है। तो उसका स्कोप अनलिमिटेड है। कोई ऐसी फील्ड आज नहीं है जहाँ पर साइकोलॉजिस्ट के लिए जगह ना हो या उनके लिए वैकेंसीज ना हो। ऑलमोस्ट हर जगह पर इसकी वैकेंसीज पाई जाती हैं। देन उसके बाद स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी हैं, वो भी जब हम इंशाल्लाह इसको टॉपिक वाइज पढ़ेंगे तो इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। अच्छा, स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी में वही जो हमने भी डेफिनेशन पढ़ी थी, इसके सारे स्कूल्स उसके गर्द ही घूमते हैं, माइनर डिफरेंसेस के साथ वही चीज़ें हैं, इसलिए इनको बड़ा इजीली क्रैम किया जा सकता है। और यहाँ पर मैं एक चीज़ बताती चलूँ कि स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी में से एक क्वेश्चन हर पेपर में लाजमी आता है। आप पास पेपर को गो थ्रू करें तो आपको अंदाज़ा होगा कि हर पेपर में स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी में एक सवाल आना ही आना है, ये मस्ट है। रिसेंट ट्रेंड्स एंड स्पेशलिटीज इन साइकोलॉजी। तो रिसेंट ट्रेंड्स में साइकोलॉजी जो पहले एक सोशल साइंसिस थी, अभी ये एक बाकायदा से अपना इंडिविजुअल जो है वजूद रखती है और अब ये एक इंडिविजुअल साइंस बन चुकी है। स्पेशलिटीज़ में हम देखते हैं जिस तरह से क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजिस्ट होते हैं। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट आपकी डिजीज़ को देख रहे होते हैं उनके ट्रीटमेंट के लिए। इसी तरह से ऑर्गेनाइजेशन में जो साइकोलॉजिस्ट बैठे हैं वो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर को कंट्रोल करते हैं। सोशल साइकोलॉजिस्ट होते हैं, वो आपकी सोशल सेटिंग्स को कंट्रोल करते हैं, आपको बताते हैं हाउ टू डील विद योर फ्रेंड्स, फैमिलीज एंड विद योर कोलीग्स, इस तरह की सारी चीज़ें। तो इसमें इसके अलावा भी और बहुत सारी स्पेशलिटीज़ है जो हम इसको बाद में डिस्कस करेंगे। देन है जनाब सेंसेशन एंड परसेप्शन। एक क्वेश्चन इस चैप्टर में मस्ट आता है। आप जब पेपर गो थ्रू करेंगे तो यू पीपल विल रिकग्नाइज कि एक सवाल इस चैप्टर में लाजमी आता है। यानी साइकोलॉजी की एक मज़े की बात यह है इसकी कि चंद एक चैप्टर हैं जिनमें से क्वेश्चन आना ही आना है। अगर आप उन चैप्टर्स को अच्छे तरीके से तैयार कर लेते हैं तो आपका पेपर कम से कम जाता कहीं नहीं है। यू विल गेट क्वालिफाइड दैट पेपर विद वेरी गुड मार्क्स इंशाल्लाह। तो सेंसेशन में देखिए कि सेंसेशन एक ऐसी चीज़ है जो मेडिकली लिंक करती है चीज़ों के साथ। यानी सेंसेशन आपकी टच की सेंसेशन है, आप कुछ फील करते हैं। आप इस तरह समझ लीजिए ना कि सेंसेशन एक ऐसी चीज़ है जो आप फील करके उसको रिस्पोंड करते हैं। ठीक हो गया। जैसे आपका हाथ हीट पे जाता है तो आपको हीट फील होती है और फौरन से आप हाथ पर एक छीलते हैं, तो दैट इज सेंसेशन ऑफ टच। इसी तरह से आप किसी को देख रहे हैं, आपकी आंख ये चीज़ पहचानती है कि ये ग्रीन कलर है, जैसे मेरे सामने ये वाइट कलर है, ये ब्लैक कलर है, तो ये मेरी सेंस ऑफ साइट है।
हमारी बेसिकली 5 सेंसेस हैं, तो ये सेंसेशन उन 5 सेंसेस के गर्द ही घूमती है। अब परसेप्शन की बात करते हैं। लोग सेंसेशन और परसेप्शन में फर्क नहीं कर पाते, इन दोनों को कंफ्यूज कर जाते हैं। तो कंफ्यूज होने वाली इसमें कोई बात नहीं है। सेंसेशन सेंस करना, आप ये देखें ना कि सेंसेशन एक ऐसी चीज है जो फिजिकल बॉडी के साथ लिंक्ड होती है, परसेप्शन आपके माइंड के साथ लिंक्ड होती है। आप किसी चीज को देखिए, जैसे मेरे सामने ये 2 कलर हैं ग्रीन, दोनों ग्रीन है लेकिन शेड्स डिफरेंट है। अब मेरा माइंड एक साथ पे ये परसीव कर रहा है कि ये पैरट है, दूसरी तरफ ये परसीव कर रहा है कि ये बोतल ग्रीन है। हमने ग्रीन कलर के डिफरेंट शेड्स को नाम दे दिए, तो दैट इज परसेप्शन। इसी तरह से आप यूं समझ लीजिए कि जैसे ये एक सर्कल है। अब अगर मैं इसके अंदर कुछ इस तरह से ड्रॉ कर देती हूं तो आप लोग ये परसीव करेंगे कि ये एक स्माइली है, इमोजी है। लेकिन अगर मैं इसके गर्द कुछ इस तरह से लगा देती हूं, ठीक है, कुछ लोग ये परसीव करेंगे कि नहीं ये स्माइली नहीं है, इट माइट बी अ सन, सूरज है। तो ये आपकी परसेप्शन है, आप चीजों को कैसे परसीव करते हैं, दैट इज योर परसेप्शन। परसेप्शन आपके माइंड से रिलेटेड है, सेंसेशन आपकी फिजिकल बॉडी, फिजिकल ऑर्गन से रिलेटेड। सॉरी। अच्छा जनाब, ये तो होगी आपकी सेंसेशन और परसेप्शन। अब इसमें जितनी भी चीज़ें हैं ना, वो इन्हीं चीज़ों के गर्द घूमती हैं। जब हम देखेंगे आगे तो इंशाल्लाह हम इसको आस्ता आस्ता बड़ा वो। अच्छा, एक आपको बताती हूँ, परसेप्शन की एग्जांपल देती हूँ। ये देखिए, ये एक बड़ा है, आप सर्कल आपने लगाया, आपने नोट करना है इस चीज़ को। ये छोटे बड़े हो सकते हैं, लेकिन मैं आपको परसेप्शन समझाने की कोशिश कर रही हूँ। अब अगर मैं आपसे ये पूछूंगी कि यहाँ पर ये वाले जो स्मॉल सर्कल्स हैं, ये वाले इंटरनल सर्कल्स यानी सेंटर सर्कल के करीब हैं या ये वाले करीब हैं, तो आप फौरन से परसीव करके कहेंगे कि इसके करीब है। हालांकि दोनों का डिस्टेंस बराबर है, फर्क सिर्फ कितना है, इस सेंटर वाला जो सर्कल है इसका ये बड़ा है और उसका वो छोटा है। इनका डिस्टेंस सेम है, इसका साइज फर्क है। तो परसेप्शन में फर्क आ गया। गॉट द पॉइंट कि आपका जो माइंड है वो यूजुअली एक्सटर्नल सेटिंग से परसीव कर रहा होता है, लेकिन अगर आप अपने माइंड को अपनी ब्रेन के न्यूरॉन्स या अपनी ब्रेन की कैपेसिटी के साथ देखते हैं और थोड़ा फोकस करते हैं, यानी आप अपने माइंड की जो परसेप्शन है उसको सेंसेशन, सेंस ऑफ साइट के साथ लिंक कर देते हैं और थोड़ा फोकस करते हैं, तो यू विल गेट कि नहीं, दोनों का डिस्टेंस सेम है। एक्चुअल में फर्क कहाँ है? फर्क सेंटर वाला जो सर्कल है उसके साइज पे है। तो जनाब, इसी तरह साइकोलॉजी की बाकी सारे चैप्टर्स या कंटेंट्स सिलेबस के बड़े आसान है। मैं उम्मीद करती हूँ कि यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। अभी आगे चलते हैं, लर्निंग, मेमोरी एंड इंटेलिजेंस। तो लर्निंग हम डेली लाइफ में लर्निंग करती हैं। लर्निंग, कुछ लोग इसको समझते हैं कि लर्निंग एक ऐसी चीज़ है जो सिर्फ स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, मदरसा में होती है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं यहाँ पर खड़ी हुई हूँ और यहाँ से कोई बंदा गुजरा, उसने कोई अच्छा काम किया तो मैंने लर्न कर लिया, दैट इज लर्निंग। ठीक है, लर्निंग से मुराद, लर्निंग की डेफिनेशन ये है कि कोई भी चीज़ जो आपने नहीं सीखी वो आपकी लर्निंग है। अब इतनी आसान सी डेफिनेशन है, बस आपने ये करना है कि साइकोलॉजी का पेपर अटेम्प्ट करते हुए आपने इसका जार्गन यूज़ करना है। हम जब आगे इसकी क्लासेस कंटिन्यू करेंगे तो मैं आपको बताऊंगी कि पेपर किस तरह से हैंडल करना है, अटेम्प्शन कैसी होनी चाहिए, आपने प्रायोरिटी किन क्वेश्चन पे देनी है, कौन से क्वेश्चन है जो एग्जामिनर को ज़्यादा पसंद होते हैं, जिसको वो देख के आपको अच्छा स्कोर दे देगा। सॉरी। अच्छा जनाब, आगे लर्निंग के डिफरेंट टाइप्स हैं। तो पहले हम देखते हैं क्लासिकल लर्निंग। क्लासिकल लर्निंग होती है जो एसोसिएट करके सीखते हैं, एक चीज़ को दूसरे के साथ रिलेट करके सीखते हैं, जिनमें रिलेशनशिप होता है 2 चीज़ों का। ठीक है, फर्ज कर लेते हैं, हम इसको इस तरह से देखते हैं कि जैसे मेरे एक उस्ताद हैं डॉक्टर साइमन अल्फर्ट, मुझे वो बहुत पसंद है, या मियाँ शफीक साहब मेरे फेवरेट टीचर हैं। तो एसोसिएट लर्निंग यानी कि क्लासिकल लर्निंग में हम ये देखते हैं कि अगर मियाँ साहब या डॉक्टर साइमन अल्फर्ट को मैं देखती हूँ कि वो पढ़ाते हुए ब्लैक बोर्ड, व्हाइट बोर्ड का ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो मैंने लर्न किया कि शायद बच्चे जो है ना व्हाइट बोर्ड के यूज़ से ज़्यादा अच्छा लर्न कर लेते हैं।
ٹھیک ہے. یا آپ یوں کہہ لیجئے کہ اگر میاں صاحب ایک بک سے الکمسٹ ہے, اس کی تھیم ہے کہ جب کبھی کوئی بھی بندہ کچھ کرنے کی ٹھان لیتا ہے تو پوری قدرت کائنات اس کو ہیلپ کرتی ہے وہ ٹارگٹ اچیو کرنے میں. ٹھیک ہے. وہ اس کی ایگزامپل بڑی دیتے ہیں. تو میں نے یہ لرن کیا اپنے فیوریٹ پرسنالٹی سے, ان کو میں نے ایسوسیٹ کیا نا اس چیز کو, ان کی پرسنالٹی کے ساتھ ایسوسیٹ کر دیا اس بک کو, اور میاں صاحب کی پرسنالٹی کو میں نے ایسوسیٹ کر کے سیکھا کہ جب بھی بندہ کسی بھی چیز کے لیے ایفرٹ کرتا ہے تو قدرت آٹومیٹیکلی ہیلپ کرتی ہے. بس سائیکالوجی میں ہم نے یہ کرنا ہے کہ ہم نے اس کے کچھ ایکسپیریمنٹس گراؤنڈس ریالٹی میں جو انہوں نے کیے اور لرننگ کی اس کو ہم پڑھیں گے اور وہی ہم اس کو لے کے چلیں گے. اچھا, اسی طرح سے ایک ہمارے پاس لرننگ کی دوسری ٹائپ آ جاتی ہے آپریٹ کنڈیشننگ. آپریٹ کنڈیشننگ سب سے مزے کی چیز ہے. یوں کہہ لیجئے کہ جب بندہ ایک چیز بار بار ٹرائی کر کے پریکٹس کر کے سیکھتا ہے تو وہ ہوتی ہے آپریٹ کنڈیشننگ, یعنی ٹرائل اینڈ ایرر. آپ نے پریکٹس کی, غلطی ہوئی, پھر پریکٹس کی, پھر غلطی ہوئی, ایک ٹائم آتا ہے کہ آپ اس چیز کے ماسٹر ہو جاتے ہیں. آپ اس چیز کو یوں کہہ لیجئے کہ آپ نے ایک باکس خریدا مارکیٹ سے, اس کا لاک بڑا ٹرکی تھا, آپ سے کھلا نہیں, آپ نے پریکٹس کی, فرسٹ اٹمپٹ فیل ہوگی, پھر آپ نے ٹرائی کیا, پھر فیل ہوگی, تیسری اٹمپٹ میں تھوڑا وہ مشکل سے کھل گیا, چوتھی پانچویں چھٹی اٹمپٹ میں آپ نے اس کو بڑا ایزیلی کھول لینا ہے. تو یہ جو بھی آپ نے چھٹی اٹمپٹ میں سیکھا تو آپ نے دیکھا کہ اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا بٹن ہے, میں جیسے ہی اس کو پریس کرتی ہوں تو باکس کھل جاتا ہے. تو یہ کیا تھا, یہ ٹرائل اینڈ ایرر لرننگ تھی جو آپ نے پریکٹس کر کے سیکھی. تو یہ آپریٹ کنڈیشننگ ہے. پھر آ جاتی ہے ایکسٹرا سینسری پرسپشن. اچھا سوری, ہم پڑھ رہے ہیں لرننگ. اچھا, آبزرویشنل لرننگ. آبزرویشنل لرننگ میں یہ ہے کہ آپ جو کسی کو دیکھ کے سیکھتے ہیں. آپ کے سامنے سے کوئی بندہ کوکنگ کر رہا تھا, آپ نے دیکھا کہ یہ ڈش ایسے بنانی ہے, آپ نے سیکھ لی. کوئی بندہ آپ کے سامنے ڈرائنگ بنا رہا تھا تو آپ نے فوراً سے دیکھ کے سیکھا, اچھا یہ پکچر ایسے بنتی ہے. یعنی جو کسی کو دیکھ کے بندہ سیکھ لیتا ہے وہ آپ کی آبزرویشنل لرننگ ہوتی ہے. تو ابھی یہاں تک لرننگ آپ نے دیکھا کہ لرننگ کی چیپٹر کو کریمپ کرنا کتنا ایزی ہے, بالکل بھی مشکل نہیں ہے. روٹین کے کانسیپٹس ہیں, بس ڈفرینٹ سینیریو میں آپ نے ان کی ڈیفینیشنز کو دیکھتے ہوئے, ایگزامپلس فٹ کرتے ہوئے کوسچن سولو کرنے, کوئی بہت بڑی سائنس نہیں ہے یہ. یہاں تک آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس میں کوئی بھی ایسا اسٹوڈنٹ جو سائنس کا بیک گراؤنڈ نہیں رکھتا اس کو سمجھنے میں دقت نہیں ہوئی. تو اس کے لیے سائنسز کے بیک گراؤنڈ کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ایک عام اسٹوڈنٹ کسی بھی فیکلٹی سے تعلق رکھنے والا اس کو آسانی سے لرن کر سکتا ہے. اس کے بعد ہے میموری. اچھا, میموری میں یادداشت. اب اس میں آگے ٹائپس ہیں, شارٹ ٹرم میموری, لانگ ٹرم میموری. تو شارٹ ٹرم میموری وہ ہوتی ہے جو کچھ سیکنڈز کے لیے ریٹین کرتی ہے برین میں, پھر اس کے بعد ختم ہو جاتی ہے. لانگ ٹرم میموری وہ ہوتی ہے جو سالوں سال ریٹین کرتی ہے اور ختم نہیں ہوتی. جب کبھی بھی آپ دوبارہ سچویشن میں جاتے ہیں آپ کا برین اس کو ریکال کرتا ہے اور آپ کو وہ پرانی والی صدیوں پرانی بات یاد آ جاتی ہے کہ اس وقت میں نے یہ سچویشن ایسے ہینڈل کی تھی تو ابھی بھی میں یہ ایسے ہینڈل کر لوں گی. اور اس کے بعد ہے انفارمیشن پروسیسنگ تھیوری. انفارمیشن پروسیسنگ تھیوری بیسیکلی میموری کو سمجھنے کی ایک تھیوری ہے جس میں آپ کو بتایا جاتا ہے, تھیوریٹیکلی بتاتا ہے وہ کہ شارٹ ٹرم میموری جب آپ کو چیز دیکھتے ہیں اتنے سیکنڈ کے لیے رہتی ہے, پھر وہ پروسیسنگ موڈ پہ چلی جاتی ہے, پھر اس کے بعد جب آپ اس کو بار بار ریپیٹیڈلی پریکٹس میں کر رہے ہوتی ہیں تو وہی آپ کی شارٹ ٹرم میموری پروسیس ہو کے لانگ ٹرم میموری میں چلی جاتی ہے, اور دین وہ لانگ ٹرم میموری ہول لائف ایئرز آف ایئرز آپ کے برین میں رہتی ہے, کبھی ختم ہی نہیں ہوتی. انٹیلیجنس پہ آ جاتے ہیں. اچھا, ابھی اس میں نا یہ جو نیچے دیے ہوئے ہیں نا, میں نے ان کو اس لیے ڈسکس نہیں کیا, انکوڈنگ, اسٹوریج اینڈ ریٹریول, فارگیٹنگ. یہ جب ہم پڑھیں گے جناب انفارمیشن پروسیسنگ تھیوری تو یہ اس کے ساتھ کانسیپٹ چھوٹے چھوٹے ہیں. انکوڈنگ ہوتی ہے کہ آپ کسی چیز کو آسان لفظوں میں یاد کرنے کے لیے اپنے برین کے آئیڈیاز جو ہے نا یوز کر لیتے ہیں. وہ جس طرح سے آپ یہ کہہ لیجئے کہ اگر آپ کو کوئی لفظ یاد رکھنے میں بڑی دشواری ہو رہی ہے, کوئی فارمولا یاد رکھنے میں بڑی مشکل ہوتی ہے, آپ کو یاد نہیں ہوتا, ٹھیک ہو گیا, تو آپ اس کو اپنے کوڈڈ ورڈز میں, اپنے کوڈڈ ورڈز جو آپ کو یاد ہوتے ہیں وہ آپ اس کو اس میں جو ہے یاد کر لیتے ہیں. جس طرح وہ سائنس میں ایک ہم نے بنائی ہوئی تھی اسٹیٹمنٹ, ہلینا نے کی رب سے فریاد, تو وہ ہلینا ایچ آئی ایل ای لیون, ایچ ای ہیلیم, ایل وہ جو ہے
LE लियोन, इस तरह से उसके पूरे फार्मूले थे, अब मुझे याद नहीं है, लेकिन वो स्टेटमेंट आप बना लेते हैं अपनी याददाश्त के लिए, कुछ छोटी छोटी सी कोडिंग कर लेते हैं वर्ड्स की, तो चीज़ों को याद रखना आसान हो जाता है। अच्छा, स्टोरेज में होता है कि एक चीज़ आपके ब्रेन में जाके एक खाने में फिट होगी और वहाँ स्टोर होगी। रिट्रीवल में वही वाली बात होती है कि आप एक लंबे अरसे तक उस स्टोरेज मेमोरी को आपने कभी यूज़ नहीं किया जो स्टोर हुई थी ब्रेन में, सालों बाद किसी ऐसी जगह पर आप बैठे, आपको कोई पुराना फ्रेंड मिल गया और उस फ्रेंड के साथ आप किसी ऐसे पॉइंट पे गए जहां आप सालों पहले बचपन में गए थे, तो वो जो पुरानी मेमोरी 15-20 साल पहले वाली थी वो फ़ौरन से रिट्रीव हो जाती है और आपको याद आता है कि यहाँ पर खड़े होकर हमने ये चीज़ खाई थी, या इस जगह खड़े होकर हमने ये शरारत की थी, तो वो रिट्रीवल होती है जो दोबारा से रिकॉल होकर आपके सामने आ जाती है। फॉरगेटिंग में ये होता है कि जब आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी की प्रोसेसिंग अच्छी नहीं होती, यानी आप रिहर्सल उसकी अच्छे तरीके से नहीं कर पाते, आप उसको छोड़ देते हैं और वो स्टोरेज की कैपेसिटी, अब ये देखिए कि वो एक अच्छे पोटेंशियल में स्टोर नहीं होती, तो एक लंबा अरसा गुजरने के बाद वो चीज़ आप भूल जाते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि आपको कोई बंदा कह रहा हो कि ये मैंने आपको काम कहा था, आप कहते हैं नहीं मुझे तो नहीं कहा, आप भूल जाते हैं। दैट इज़ फॉरगेटिंग, क्योंकि आपने उसकी बात पे फोकस ही नहीं किया। अगर फोकस करके इसको ब्रेन में स्टोर किया होता अच्छे तरीके से तो वो रिट्रीव हो जाती। रीज़न ये थी कि आपने उसकी बात सुनी और उसको फोकस नहीं किया, उसकी प्रोसेसिंग में इसको लेके नहीं गए, ना वो प्रोसेसिंग में गई, ना ही उसकी स्टोरेज पोटेंशियल डेवलप हुआ, ना ही वो स्टोर हुई, तो वो आप भूल गए। अभी आ जाती हैं इंटेलिजेंस पे। अच्छा, एक्सट्रीम्स ऑफ इंटेलिजेंस में से भी एक क्वेश्चन लाजमन आ जाता होता है, उसके बाद लर्निंग में से तो आना ही आना है, परसेप्शन सेंसेशन में से एक क्वेश्चन किसी ना किसी एंगल में से आपको आएगा और साइकोलॉजी के पेपर PMS CSS दोनों में ऑलमोस्ट तीन चार क्वेश्चन की ऑप्शन होती है। आप कोई ऐसा सवाल जो से आपने तैयार नहीं कर सके, जैसे ब्रेन वाला चैप्टर है, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा है, मैं अक्सर अपने स्टूडेंट्स को छुड़वा देती हूँ क्योंकि एक तो वो समझ नहीं आता, दूसरा टाइम बहुत लेता है। तो ऐसे कुछ चैप्टर, कुछ टॉपिक जो आपको लगे कि बिल्कुल समझ नहीं आएंगे या टाइम का ज़िया है, तो वो आप ऑप्शन के लिए भी छोड़ सकते हैं। अच्छा, हम इंटेलिजेंस पे थे। इंटेलिजेंस में एक्सट्रीम्स ऑफ इंटेलिजेंस, उसमें एक्सट्रीम्स ऑफ इंटेलिजेंस का मतलब है कि बहुत हाई लेवल पे चले जाना और बहुत लोअर लेवल पे आ जाना। एक्सट्रीम्स है ना दोनों, यानी पोलर एरियाज हैं। अब यूँ समझ लीजिए कि एक मशरक है, एक मगरब है। अब दोनों की ही डिफरेंट सिचुएशन है। पहले आ जाती है मेंटल रिटार्डेशन। अच्छा, मेंटल रिटार्डेशन में वो लोग होती हैं जो ज़हनी तौर पे मफलूज होते हैं, फिर इनके आगे फर्दर क्लासिफिकेशन भी है। यूँ समझ लीजिए कि जिन्हें आप एबनॉर्मल लोग कहते हैं ना, वो ही मेंटली रिटार्डेड लोग होते हैं। अब एबनॉर्मल लोगों में भी आगे टाइप्स आ जाते हैं, कुछ बिल्कुल बेचारे किसी काम के नहीं होते, इवन कुछ ऐसे होते हैं जो खुद से खाना भी नहीं खा सकते, कुछ ऐसे होते हैं जो रूटीन में काम करते करते कुछ ऐसा काम कर जाते हैं आपको लगता है यार ये एबनॉर्मल तो नहीं है, तो वो आगे उनके लेवल्स हैं, वो जब हम डिटेल में पढ़ेंगे तो मैं आप लोगों को बताऊंगी। फिर है गिफ्टेडनेस। गिफ्टेडनेस एक ऐसी चीज़ होती है जिसे आप कहते हैं कि भाई ये क्वालिटीज में गिफ्टेड है। कुछ लोगों की मैथ की स्किल्स बड़ी अच्छी होती हैं, तो वो एक गिफ्टेड इंटेलिजेंस है। कुछ लोग जो होते हैं वो उनकी जो है आवाज़ बड़ी अच्छी होती है, बड़ा अच्छा वो सिंगिंग अच्छी कर लेते हैं, तो वो गिफ्टेड होती है। अच्छा, ये देखिएगा कि जितने भी दुनिया में साइंटिस्ट पाए जाते हैं, ऐसे लोग जिन लोगों ने बड़े क्रिएटिव काम किए, जिन लोगों ने दुनिया को तस्कीर किया, वो भी इसी इंटेलिजेंस, एक्सट्रीम ऑफ इंटेलिजेंस की ज़मरे में आते हैं, क्योंकि वो गिफ्टेडनेस की थ्योरी उनके ऊपर इम्प्लीमेंट होती है कि अल्लाह ताला ने उनके दिमाग के अंदर एक ऐसी चीज़ रखी जो एक आम बंदे के पास नहीं थी। गिफ्टेडनेस एक ऐसी चीज़ है जिसमें जो ज़रूरी नहीं है कि एक बंदे को 3, 4, 5, 6 या वो ओवरऑल हर काम में ही परफेक्ट हो, हर काम पे उसकी साउंड ग्रिप हो। हो सकता है आपके अंदर एक गिफ्टेड क्वालिटी है कि आप लर्निंग अच्छी है, आपकी फिगरेटिव मेमोरी अच्छी है, लेकिन मुमकिन है कि आपके अंदर एक ऐसी यू कैन से कि लैकिंग अल्लाह ताला ने रख दी हो कि जो आप समझते हो कि अगर ये मुझ में होता ना तो मैं बड़े काम आसानी से कर सकती थी। ठीक है, कुछ लोगों की मेमोरी बड़ी शार्प होती है, बड़ी इजीली चीज़ों को वो देखते ही कैप्चर करते हैं और याद कर लेते हैं, तो वो गिफ्टेडनेस होती है। यानी गिफ्टेडनेस को एक क्वालिटी भी हो सकती है, दो भी हो सकती हैं, ओवरऑल पर्सनैलिटी में एट अ टाइम ज़्यादा क्वालिटीज़ भी हो सकती हैं।
इन अदर वर्ड्स एक स्पेशल किस्म की इंटेलिजेंस होती है जो किसी बंदे के अंदर किसी वक्त भी सामने आ सकती है। तो आप कहते हैं यार क्या खूबसूरती से, जैसे एक्टिंग है, कुछ लोग एक्ट बड़ा अच्छा करते हैं, तो ये गिफ्टेड क्वालिटी है। थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस में ये जो हमने अभी ऊपर दोनों चीज़ें डिस्कस की ना, इन्हीं पे ही वो चलती है कि लोगों की इंटेलिजेंस में पर्सनालिटी रोल प्ले करती है, उनका एनवायरनमेंट करता है, उनका बिहेवियर करता है, ग्रूमिंग करती है, जेनेटिक्स उनके रोल प्ले करते हैं। तो डिफरेंट थ्योरीज हैं ये जो इंटेलिजेंस की हैं, जो बड़ी इजीली आप इनको एक आध नज़र में देखेंगे तो आपको ये समझ आ जाएंगी। इंटेलिजेंस एंड साइकोलॉजिकल टेस्टिंग। अच्छा, ये कुछ टेस्ट साइकोलॉजिस्ट ने बनाए हुए हैं जो आपकी इंटेलिजेंस लेवल को मेजर करने के लिए होते हैं, जिसमें हम कहते हैं ना कि इसका आईक्यू लेवल इतना है, ठीक है ना, और ये इवल जीनियस बंदा है, ठीक है, ये एक बेटर परफॉर्मर है। तो ये बेसिकली आपके इंटेलिजेंस को मेजर करने के कुछ स्केल्स हैं, वो डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट ने डिफरेंट स्केल्स रखे हुए हैं, वो हम सारे पढ़ेंगे जब हम आगे चलेंगे। अच्छा, उसके बाद अगला जो चैप्टर है, फोर्थ चैप्टर, वो आपके पास आता है बायोलॉजिकल फाउंडेशंस ऑफ बिहेवियर। बायोलॉजिकल फाउंडेशंस ऑफ बिहेवियर में आप ये देखें कि लोग कहते हैं कि आपकी जो बायोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं ना, वो आपका बिहेवियर डिटरमिन करते हैं। जिस तरह से साइकोलॉजिस्ट ये कहते हैं ना कि आपका बिहेवियर आपका माइंड सेट बनाता है, उसी तरह से बायोलॉजिकल स्कूल ऑफ थॉट रखने वाले लोग ये कहते हैं कि जनाब आपका जो बिहेवियर है वो ड्राइव होता है आपके बायोलॉजिकल फैक्टर से। वो इस तरह कह लें कि एक बंदा जब बीमार होता है तो उसकी तबीयत में चिड़चिड़ापन आ जाता है, वो बात करने को दिल नहीं करता। फ्लू होता है, लोग थोड़ा ऑकवर्ड तरीके से बिहेव कर रहे होते हैं, तो वो कहते हैं देखा ना कि ये बीमार हुआ तो इसका बिहेवियर चेंज हो गया, रूटीन से थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। तो इसी तरह के कुछ छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट्स हैं इसमें, जिसमें देख लीजिए कंपोनेंट्स ऑफ नर्वस सिस्टम। ये तो बहुत पेचीदा चीज़ है और मैं इसको अक्सर छुड़ा देती हूँ, मैं तैयारी नहीं करवाती क्योंकि ये वेस्टिंग ऑफ टाइम है और एक सवाल आना होता है, ऑप्शन भी छोड़ा जा सकता है। ब्रेन एंड बिहेवियर, वही बात जो भी हमने की, लोग कहते हैं कि ब्रेन की वजह से बिहेवियर सामने आता है। साइकोलॉजिस्ट ये कहते हैं कि बिहेवियर की वजह से ब्रेन रिएक्ट करता है और परसीव करता है। बिल्कुल ऐसे ही समझ लीजिए कि आपकी कोई दोस्त जिसको आप बहुत पसंद करते हैं, आप उसके खिलाफ बात सुनना पसंद नहीं करते। हो सकता है कि जो बंदा आपको उसके बारे में कुछ बता रहा हो वो ठीक हो, लेकिन बेसिकली क्या होता है, आपका बिहेवियर इंक्लाइंड होता है आपकी उसकी फ्रेंड की गुडनेस की तरफ। आपके माइंडसेट में, आपकी परसेप्शन में वो एज अ गुड फ्रेंड, एज अ लॉयल फ्रेंड बैठ चुकी होती है। आप उसको एक्सेप्ट करना ही नहीं चाहते कि इसमें ये मेरे साथ सिंसियर नहीं है या कुछ ऐसा। तो ये साइकोलॉजिस्ट की थ्योरी है। ब्रेन वाले जो ब्रेन एंड बिहेवियर है वो ये कहता है कि आप प्रैक्टिकली आप दिमाग से काम लेते हैं और आप पहले सोचते हैं कि अच्छा ऐसा है, यानी आप प्रैक्टिकल ग्राउंड पे चीज़ों को रख के एवेलुएट करते हैं। इसी तरह से जेनेटिक इन्फ्लुएंसेस ऑन बिहेवियर, आप बाज़ का जेनेटिकली कोई ना कोई डिफेक्ट रह जाता है, जिस तरह से क्रोमोसोम 21 में अक्सर रह जाता है तो उसमें ड्वार्फिज्म हो जाती है। इसी तरह से किसी भी अगर आपके जीन्स में कोई प्रॉब्लम आ गया तो उसकी वजह से भी आपके बिहेवियर अल्टर्ड हो जाते हैं, उनमें प्रॉब्लम आ जाती है। फिर नेचर आ जाती है। नेचर वो होती है जो नेचुरली आप इनबिल्ट पैदा होती है, नर्चर वो होती है जो आप इन्वायरमेंट से ड्राइव करते हैं। आप इसी तरह समझ लीजिए कि आप बाय डिफ़ॉल्ट एक बड़े सॉफ्ट हार्टेड इंसान है, लेकिन नर्चर को यूँ समझ लीजिए कि दुनिया की तलखियों ने आपको एक सख्त इंसान बना दिया। अब आप नर्म नहीं रहे, दुनिया ने आपको सख्त बना दिया, तो नर्चर थी। एंड ह्यूमन डाइवर्सिटी ह्यूमन डाइवर्सिटी इसकी जो टर्म है वही बता रही है कि जो इंसान होता है ना वो एक ही तरह तमाम लोग एक तरह से रिएक्ट कभी नहीं करते, हर इंसान डिफरेंट तरीके से रिएक्ट कर रहा होता है। चाइल्ड डेवलपमेंट में अच्छा ये बहुत मज़े की चीज़ है। आप देखें कि आपके घरों में बच्चे पैदा होते हैं, फिर वो उनका बचपन गुजरता है, फिर वो जवानी में आते हैं, फिर उसके बाद एक मिडिल एज में आते हैं, देन उसके बाद वो बुढ़ापे की तरफ। तो ये जो एक इंसान की है लाइफ की स्टेजेस हैं जिसमें बच्चा पैदा होता है और उसके बुढ़ापे तक की स्टेजेस, वही आपने साइकोलॉजी में आप ये कह लीजिए कि पेपर में लिखनी है और आपका काम हो गया। अब इसमें से अगर आपके बच्चे हर घर में हैं, बूढ़े हर घर में हैं, जवान भी हर घर में है, कोई ऐसी चीज़ ही नहीं है जो आप लोगों ने रूटीन में देखी ना हो। आप सिर्फ इनकी डेफिनेशंस देखेंगे और एग्जांपल्स रियल लाइफ से आप इनकी कोड कर लेंगे। अब सपोज आप ये समझ लीजिए कि अगर आपको ये सवाल पूछा जाता है कि एक न्यू बोर्न बेबी जो बस उन्होंने इसकी एज की कैटेगराइजेशन कर दी हुई है
इतने से इतने महीने वाला न्यू बॉर्न है, इतने से इतने वाला वो जनाब टोडलर है, इतने से इतने वाला जो है वो यूथ में आ जाएगा, या इस तरह से उन्होंने इसकी उनको कैटेगराइज कर दिया हुआ है। कोई डिफिकल्ट चीज़ नहीं है। अब आपने क्या करना है, आपने सिर्फ उनकी एज के डिफरेंसेस याद रखने हैं, डेफिनेशन याद रखनी है, और एग्जांपल्स आपने अपने रियल लाइफ से पुट करनी है। आपको कोई बंदा पूछ ले कि अगर एक बच्चा छोटा है, न्यू बोर्न बेबी है 1 महीने का से, उसको भूख लगी है तो वो क्या करेगा? हम सब जानते हैं कि वो रो के माँ से दूध मांगेगा। ठीक हो गया। अगर टोडलर है तो हम सब लोग ये जानते हैं कि जो थोड़े से बच्चे बड़े होते हैं 2 3 4 साल की इतनी की उम्र में, उन बच्चों में ना अक्सर एक चीज़ पाई जाती है कि वो जिद्दी स्टबन हो जाते हैं। ठीक है, तो अगर आपसे कोई उनकी नेचर पूछे तो आप अपने घर में चलते फिरते बच्चों को देख के तो बता सकती हैं किसकी ये नेचर है। अब लड़कपन में आ जाएं, लड़कपन की बात देख लें तो बेटियां बाप की तरफ और जो बेटे माँ की तरफ ज़्यादा इंक्लाइंड होती हैं, क्योंकि ये ह्यूमन और एक साइकोलॉजिकल फिनोमेना है, नेचुरल फिनोमेना है कि ऑपोजिट जेंडर की तरफ इंटरेक्शन ज़्यादा हो जाता है। आप अपने घरों में भी देखेंगे तो ऐसा ही होगा। बस ये छोटी छोटी सी थ्योरीज हैं जो रियल लाइफ में बिल्कुल वैसी ही होती हैं। उनको उन्होंने एक यू कैन से कि ज़ुबान दे दी है, लफ्ज़ दे दी है, कुछ स्पेशल चीज़ इसमें नहीं है। मोटिवेशन पे आ जाते हैं। बहुत मज़े की और आसान चीज़ है मोटिवेशन। ये देखें, किसी भी काम को करने के लिए जो आपके अंदर जज्बा होता है ना, किसी को देख के पैदा हो जाए, खुद ब खुद हो जाए, वो आपकी मोटिवेशन ही होती है। कोई ऐसी फोर्स जो आपको कंपेल करे कि आपने ये काम करना है, वो मोटिवेशन है। अब इसकी कैटेगरीज, हम इसकी टाइप्स देखते हैं तो 2 तरह की टाइप्स हैं, इंटरनल मोटिवेशन, एक्सटर्नल मोटिवेशन है। बड़ी सिंपल है। इंटरनल मोटिवेशन ये होती है कि आपके दिल के अंदर से पैदा होता है। जैसे मेरे अपने अंदर से एक ख्वाहिश पैदा हुई कि आई विल हैव टू बी CSP इन फ्यूचर, और मुझे सिविल सर्विसेज में जाना है। तो ये मोटिवेशन इतनी इस लेवल की थी कि जब तक मैं सर्विसेज में आ नहीं गई मुझे सुकून नहीं मिला। इसी तरह से होती है एक एक्सटर्नल मोटिवेशन। एक्सटर्नल मोटिवेशन ये कह लीजिए, जैसे मेरी फैमिली में मेरे कुछ कज़न सिविल सर्विसेज में थे, तो इंटरनली तो मोटिवेशन होती थी कि मैंने आगे जाना, लीडिंग पोजीशन पे जाना है। तो उन लोगों को देख के एक बड़ी डिज़ायर होती थी, उन लोगों का प्रोटोकॉल देख के, उन लोगों के लिविंग स्टाइल को देख के, जो वो पावर्स एक्सरसाइज करते थे। अक्सर लोग उनसे काम कराने के लिए जा रहे होते थे, तो वो जो उनको देख के मोटिवेशन आती थी ना, वो थी एक्सटर्नल, जो आपको बाहर के इन्वायरमेंट से आ रही होती है। तो वो एक्सटर्नल मोटिवेशन 2 ही टाइप्स हैं जनाब इसकी, और ये मैंने आपको बता दी कि कितनी आसान है, और आप इनके लिए अपने एग्जाम्पल 1 2 3 4 अपनी लाइफ से दे दें। और एग्जामिनर जो होता है, जो पेपर चेकर होता है, वो रियल लाइफ से कोड की गई एग्जाम्पल्स पे ज़्यादा मार्क्स देता है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद है कि नीड्स, ड्राइव्स एंड मोटिवेशन। ये नीड्स वो होती है कि कोई ऐसी ज़रूरत होती है आप जिसके लिए आपके अंदर ख्वाहिश होती है कि मैंने ये काम करना है। ड्राइव एक फोर्स जो पुल करती है, यू विल हैव टू डू। जैसे भूख लगी है, आपको एक नीड फील हुई कि आपने कुछ खाना है। ड्राइव वो जो भूख ने आपके अंदर फिजिकली चेंजेस पैदा किए ना, वो आपकी ड्राइव थी। उसने भूख ने आपको कंपेल किया, उठो कुछ खाओ। मोटिवेशन की डेफिनेशन हम पहले देख चुके हैं, थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन। अब बस साइकोलॉजिस्ट ने इसको डिफरेंट थ्योरीज को डिफरेंट तरीके से बयान कर दिया है, और हर बंदा, आप ये कह लीजिए कि मोटिवेशन में है एक ही चीज़, आपने किसी भी ज़रूरत के लिए या अपने आप को एक लेवल पर ले जाने के लिए, रिकग्निशन के लिए, आप जो भी कह लें, उसके लिए आपको एक ड्राइव मिलती है, फोर्स मिलती है, जो आपको पुश करती है, आपको कंपेल करती है कि आपने किसी स्टेटस पे, किसी जगह पे जाना है। उसके बगैर आपको सुकून नहीं आएगा। बस फ़र्क ये है कि डिफरेंट लोग इसको डिफरेंट सिनेरियोज में, डिफरेंट वेज में देखते हैं। आप यूँ कह लीजिए कि जैसे एक ही चीज़ है, उसको मैं अपने तरीके से देख रही हूँ, आप अपने तरीके से देख रहे हैं, शफीक साहब अपने तरीके से देख रहे हैं, या कोई चौथा बंदा अपने तरीके से देखेगा। तो एक्चुअल में आप जब हमें नहीं पढ़ेंगे ना, हमें पता चलेगा बेसिकली एक ही चीज़ है। तो इसलिए बाज़ औक़ात अगर ऐसा होता है कि बस करना ये है कि साइंटिस्ट का, अपने साइकोलॉजिस्ट का नाम याद रखना जिसने थ्योरी दी थी, उसका बेसिक क्रक्स याद रखना है। एग्जाम्पल मिलती जुलती में डाल देंगे ना, तो इतना कोई वहाँ पर देखेगा ही नहीं कि एग्जाम्पल इसकी उसमें डाल दी, उसकी उसमें। बस अपने ये याद रखना है कि जिस बंदे ने जो थीम दी ना, उस थीम पे रहते हुए अपने काम करना है। तो कोई इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है। रोल ऑफ कल्चर इन मोटिव्स। मोटिव्स वो होते हैं जो आप कह लीजिए कि मोटिव्स जिसे हम ज़रूरत कह रहे हैं ना, ये बेसिकली आपके मोटिव्स हैं। मेरा ये मोटिव है कि जैसे मेरे ननकाना में आजकल पोस्टिंग है, तो मेरा ये मोटिव है कि मैं ननकाना को बहुत खूबसूरत सिटी बना दूँ, या ननकाना के डिस्ट्रिक्ट में किसी भी जगह पर गंदगी नहीं होनी चाहिए। ये मेरा मोटिव है, ठीक है ना।
तो बेसिकली आप ये कह लीजिए कि ये मेरा टारगेट है, ठीक है। यहाँ एक मेरा मोटिव बेसिकली ये है कि आई वांट टू टेक अप्रिसिएशन फ्रॉम माय सीनियर्स, कि हाँ भाई वहाँ पर कोई सीईओ गया और उन्होंने इतना काम किया और देखें, एक एग्जाम्पल बना दें, ठीक है। प्रेस्टीज मेरा ये मोटिव है, मेरी ये ज़रूरत है कि मुझे मज़ीद प्रेस्टीज चाहिए। मैं चाहती हूँ कि मेरा नाम हर जगह सुनहरे लफ्ज़ों में लिखा जाए कि ऐसी जगह जहाँ पर कोई रहना नहीं जाता था वहाँ मैडम गई, उसको खूबसूरत भी बनाया, वहाँ काम भी किया, वहाँ पर इतनी बेहतरीन सफाई की कि आज लोग वहाँ की एग्जाम्पल देते हैं। तो ये जो सोशल रिकग्निशन है, डेट इज़ माई मोटिव, आप इनको नीड्स कह सकते हैं। मैंने पहले बात की कि चीज़ें बड़ी सिंपल है, सिर्फ आपको जार्गन आना चाहिए, और जार्गन सीखने के लिए कोई इतना वक्त नहीं दरकार, आप 2-4 बार इसके सिलेबस को गो थ्रू करेंगी। वैसे एक चैप्टर को 1-2 बार आपने नजरों से वैसे देख लिया, आपको बहुत सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। बहुत सारे जार्गन तो आपको अभी समझ, जार्गन होता है किसी भी सब्जेक्ट के लिए स्पेसिफिक लैंग्वेज होती है। आप ये कह लें कि हर सब्जेक्ट के लिए एक अपनी अपनी ज़बान होती है। जब आप उस सब्जेक्ट को उसकी ज़बान में बयान करेंगे तो उसकी वैल्यू, उसकी वर्थ ज़्यादा हो जाती है। वही चीज़ आपने सिंपल वर्ड्स में कहनी है तो उसकी वैल्यू उतनी नहीं है। अगर जैसे मोटिवेशन को देखते हैं, अगर आप ये कहती हैं ना नीड, तो इतना अच्छा नहीं लगता। मोटिव कहते हैं ना तो बड़ा एक यूनिक सा वर्ड है मोटिव, तो बड़ा एग्जामिनर के ऊपर वो इम्पैक्ट डालता है। अच्छा जी, हमारे पास लास्ट चैप्टर है पेपर 1 का 7th चैप्टर, इमोशंस। इमोशंस जज्बात जिसे आप उर्दू में कहते हैं। अब ये देखेंगे जज्बात कोई साइंटिफिक चीज़ तो नहीं है ना कि जिसे आप साइंस के पैरामीटर्स में रख के पढ़ेंगे तो ये आएगा, वैसे आएगा। टाइप्स ऑफ इमोशन में खुशी के जज्बात है, गमे के जज्बात हैं, हम सभी जानते हैं। बाज़ का इंसान न्यूट्रल मोड में आ जाता है जहाँ पर वो कुछ फील ही नहीं करता, यानी एक ऐसी सिचुएशन है। अब आप यूँ कह लीजिए कि अभी रिसेंटली जैसे मुझे एक टाउन कमेटी मोरकुंडा का एडिशनल चार्ज मिला, तो उस पर मेरी कोई फीलिंग ही नहीं थी, यानी मुझे ना खुशी हुई ना गमी हुई। तो एक ऐसी सिचुएशन भी होती है। लेकिन जब फर्स्ट टाइम मुझे एज अ सीईओ अपॉइंट किया गया ननकाना में, तो आई वॉज वेरी मच हैप्पी, बड़ी खुश थी। वो मेरा खुशी के जज्बात थे, ठीक है ना, हैप्पीनेस के इमोशंस थे। और एक ये इमोशन जो मैंने अभी आपको बताया कि मुझे चार्ज मिला एडिशनल, तो मुझे कोई खुशी नहीं हुई, ना खुशी ना गमी, यानी ना मुझे उस चीज़ का अफसोस हुआ, ना ही मुझे खुशी हुई। मैंने कहा चलो ठीक है, मिल गया तो कर लेंगे। अच्छा, इसी तरह से बाज़ बात होता है, जैसे मेरी मदर की डेथ हुई तो वो मेरे लिए इमोशन जो थे वो बड़े सैड थे, गम के थे, सुरों के थे। तो आप बेसिकली तो 2 होते हैं, लेकिन आप इसमें न्यूट्रल इमोशंस या साइलेंट मोड इमोशंस की भी एक एलिमेंट बाज़ का आ जाता होता है, वो भी आप ऐड कर सकते हैं। ना भी करें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बेसिकली 2 ही टाइप्स हैं। उसके बाद है थ्योरीज ऑफ इमोशंस। अब इमोशंस बयान करने वाले लोग ये कहते हैं कि जनाब, कुछ लोग आप जिस बात को बयान कर रहे हैं ना, कुछ लोग ये कहते हैं कि आपके इमोशंस आपके एनवायरनमेंट की वजह से बनते हैं। आपके मोहल्ले में कोई फोतगी होगी से, तो उस दिन आप सारा दिन अफसरदा हो गए, तो आपका एनवायरनमेंट रोल प्ले किया ना। अच्छा, आज आपके मोहल्ले में किसी साथ वाली फ्रेंड की शादी थी, आप बड़े खुश हैं, आपने शादी में जाना है, अच्छे कपड़े पहनने हैं, आपकी फ्रेंड ब्राइड बनेगी, आप उसको कंपनी देंगे, ठीक है। तो ये आपके जो आज की खुशी के जज्बात थे, ये बेसिकली क्यों थे? इन्वायरमेंटल बेस्ड थे ना। आपके इन्वायरमेंट में खुशी की चीज़ें थी, लोग खुश थे, फैक्टर्स ऐसे थे जिनकी वजह से आप के अंदर खुशी के इमोशंस थे। तो ये कुछ लोग ये थ्योरीज में इसी तरह से डिफरेंट हुई थी। कुछ लोग ये कहते हैं कि नहीं जी, आपके आपके दिल की बात होती है। वो कहते हैं ना कि बहारें जितनी भी हो, अगर दिल मुर्दा है तो बाहर बाहर ही नहीं लगती, ठीक है। यानी अगर आप इंटरनली परेशान है तो आपके इर्द गिर्द जितनी भी खुशियां आपको महसूस नहीं होती। जैसे मेरी मदर की जब डेथ हुई तो वो कोई खुशी खुशी लगती ही नहीं थी, क्योंकि हम इंटरनली सैड थे। हम इंटरनली अपने माइंड, ब्रेन, आपकी बॉडी, आपकी जो एंडोक्राइन सिस्टम है, वो चीज़ों को जो है ना वो उनकी सेटिंग्स कर रहे होती हैं, आपके इमोशन बिल्ड करने में एक रोल प्ले करते हैं। तो बस इसी तरह से डिफरेंट थ्योरीज हैं, थोड़ा थोड़ा माइनर डिफरेंस है, और बेसिकली कोई इतनी डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं है। अब रोल ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स हम इसमें वैसे भी पढ़ेंगे, पेपर 2 में है गालबन। तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स आपके बॉडी के अंदर कुछ ग्लैंड्स होते हैं जो कुछ हार्मोन्स निकालते हैं। वो हार्मोन्स बड़ा रोल प्ले करते हैं आपके मूड को, आपके इमोशंस को डिटरमिन करने के लिए। जिस तरह से आपके थायराइड ग्लैंड जो है ना वो आपकी मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करने के लिए हार्मोन्स निकालते हैं, थायरोक्सिन निकालते हैं। अब बाज़ का तो वो थायरोक्सिन इतना ज़्यादा निकल जाता है कि आपने जो भी खाया ना फ़ौरन से डाइजेस्ट हो गया। भूख लगती रहती है। और भूख, वो जब आप ज़्यादा खाते हैं ना तो ज़्यादा एनर्जी आती है, जितनी जल्दी वो अब्जॉर्ब होता है बॉडी उसको जल्दी से
انرجی پک کرتی ہے تو آپ انرجیٹک رہتے ہیں, چھوٹی چھوٹی چیزوں سے خوشیاں ڈرائیو کر لیتے ہیں. اسی طرح سے جب اگر سے تھروکسن کا لیول کم ہو گیا, آپ کے میٹابولزم میں اتنی سست روی کا شکار ہیں آپ, سستی سی, اور خوشی لگتی نہیں ہے آپ کو, کچھ بھی ہو رہا نا آپ بس عجیب و غریب طریقے سے رہ رہے ہوتی ہیں. تو اینڈوکرائن گلینڈز کا بڑا رول ہوتا ہے. ہم اس کو بعد میں جب پڑھیں گے تو ایک ایک گلینڈ کو ڈسکس کریں گے تو آپ کو زیادہ اچھا سمجھ آ جائے گا. اچھا, وہ کہتا ہے سچویشنل انفلوئنسز اینڈ کلچرل پریکٹسز. ہم یہ بھی ایک بڑا رول ہوتا ہے. سچویشن جو ہوتی ہے نا وہ آپ کے ایموشنز بلڈ کرنے میں بڑا ہیلپ کر رہی ہوتی ہے. آپ یہ دیکھیں کہ آپ بڑے سیڈ تھے, آپ کی 2-4 دوستیں آئی, انہوں نے کہا چلو یار آج کہیں آؤٹنگ پہ چلتے ہیں. آپ نے کہا نہیں میں نے نہیں جانا, میرا موڈ نہیں ہے, میں بڑی سیڈ ہوں یار کسی وجہ سے بھی. لیکن آپ نے اس کو, آپ کے فرینڈز نے آپ کو انسسٹ کیا نہیں چلنا ہے, چلو چلتے ہیں. آپ گئے وہاں, آپ میں سے کسی پارک میں چلے گئے, وہاں آپ نے فن بھی کیا, کوئی اچھی سی مووی دیکھ لی, تو وہ آپ کے جو غمی کے جذبات تھے وہ خوشی میں بدل کے نا یو آر ہیپی. تو سچویشن نے رول پلے کیا نا کہ سچویشن اچھی ہوگی, آپ کی سچویشن نے آپ کے ایموشنز چینج کر دیے. کلچرل پریکٹسز یہ ہوتی ہیں کہ آپ کا کلچر بعض کا ایسا سیٹ ہو جاتا ہے جو آپ کے ایموشنز کو بلڈ کرتا ہے. اب آپ اس کی ایگزامپل یوں لے لیجئے کہ ہمارے اربن ایریاز میں یا ماڈرن ورلڈز میں, ماڈرن سٹیز میں جب کوئی لڑکی پڑھتی ہے, اور یا آپ یوں سمجھ لیجئے, ایگزامپل دیتی ہوں کہ اگر کوئی لڑکی آفیسر بنتی ہے یا اس کی کوئی اچھی جگہ جاب ہوتی ہے یا کسی اچھے کالج میں ایڈمیشن ہو جاتا ہے, سے کہ ماڈرن سٹیز میں, ماڈرن گھرانوں میں جب کسی بیٹی کا اچھی جگہ ایڈمیشن ہوتا ہے تو لوگ بڑے خوش ہوتے ہیں, ویری گڈ, زبردست کام ہو گیا, اچھی یونیورسٹی میں ایڈمیشن مل گیا. اب اگر یہی کام گاؤں میں ہو رہا ہے تو کیا ہوگا؟ وہاں کوئی خوش نہیں ہوگا. پہلے تو لوگ آپ کو اس چیز کے لیے بڑا کنڈیم کریں گے, او بیٹی پڑھنے بھیج رہا, باہر بھیج رہا ہے, آؤٹ آف اسٹیشن, نہ بالکل نہ بھیجنا, کام خراب ہو جائے گا, آپ کی عزت داؤ پہ لگ جائے گی. یعنی وہ کیا تھا, کلچرل انفلوئنسز تھے بھائی آپ کے اوپر, آپ کی کلچرل پریکٹسز تھی. وہاں پریکٹس نہیں ہے بیٹی کو پڑھانے کی, وہاں ان کا مائنڈ سیٹ بنا ہوا ہے, پرسپشن بنی ہوئی ہے, بیٹی جب بھی باہر جائے گی پڑھے گی نہیں, آپ کی رسپیکٹ, آپ کی پریسٹیج, آپ کی ڈگنیٹی سب کچھ اسٹیک پہ آ جائے گا. تو یہ کیا تھا, یہ بیسیکلی آپ کے کلچرل بلیفس تھے, ٹیبوز ہیں جن کو آپ نے ختم کرنا ہے. اور جیسے آج کل تو بہت کم جگہوں پر ایسا ہے لیکن ابھی بھی ایسا پایا جاتا ہے. تو یعنی آپ کی جو کلچرل پریکٹسز ہیں نا وہ آپ کے ایموشنس ڈیفائن کرتی ہیں. آپ یہ کہہ لیجئے کہ یوں سمجھ لیجئے کہ لڑکی کا ایڈمیشن ہوا, وہ ویسے تو انٹرنلی بڑی خوش ہے, لیکن جب اس نے اپنے کلچرل سیٹنگز کو دیکھا تو وہ سیڈ ہوگی کہ اوہو کیا فائدہ ہے, مجھے تو کچھ جانے نہیں دے گا, ابھی جہاں پتہ چلے گا تو بھی طوفان برپا ہو جائے گا. اس طرح سے آپ کے ایموشنز کو ڈٹرمن کرنے کے لیے آپ کے کلچر اور آپ کی جو نارمس ہوتی ہیں, ٹریڈیشنز ہوتی ہیں, وہ بڑا رول پلے کر رہی ہوتی ہیں. تو جناب یہ ہم نے آج ڈسکس کیا پیپر 1 کا تمام سلیبس, اور اس میں جتنے کنٹینٹس تھے میں نے کوشش کی کہ میں تھوڑا آپ کو وہ بریف کر سکوں تاکہ آپ کو یہ اندازہ ہو سکے کہ اس کو سائیکالوجی کے لیے کسی سائنسز کے بیک گراؤنڈ کی ضرورت نہیں ہے, اور آپ کو یہ بھی پتہ چل سکے کہ یہ دیکھیں میں نے جتنی چیزیں ڈسکس کی ان کی ایگزامپل ریئل لائف سے دی. کوئی بھی ایسی بکش چیز میں نے آپ کو بتائی نہیں ہے, آپ نے صرف بیسک کنسیپٹس لرن کرنے ہیں. ایگزامپلس آپ کے پاس آلریڈی موجود ہے, ٹھیک ہے, کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو آپ نے نئی لرن کرنی ہے, صرف چیزیں موجود ہیں, ان کو آپ نے یوں کہہ لیجئے کہ ایک سلیبس کے پوائنٹ آف ویو سے ان کو تیار کرنا ہے, انٹیگریٹ کرنا ہے اور ساتھ لے کے چلنا ہے. تو جب ہم انشاءاللہ اس کی کلاسز شروع کریں گے تب ہم پیپر 2 ڈسکس کریں گے. آج کے لیے اتنا ہی, وہ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, اور ہم اپنے ابھی یہ ڈسکرپشن باکس میں واٹس ایپ نمبر شیئر کریں گے. اگر کوئی اسٹوڈنٹس چاہتے ہیں کہ ہمیں جوائن کرے اسٹڈی ریور کے فورم سے, میں نیکسٹ فرائیڈے سے انشاءاللہ ایک کورس شروع کرنے جا رہی ہوں, اپنا بیچ شروع کروں گی. جو لوگ بھی ہمیں جوائن کرنا چاہتے ہیں وہ واٹس ایپ کے تھرو ہمیں جوائن کر سکتے ہیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. کسی کے کومنٹس ہوں, کوئی کوسچن ہو, آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں, کومنٹ باکس میں لکھ دیجیے. میں پوری کوشش کروں گی کہ آپ کے تمام کوسچنس کو ایڈریس کر سکوں. اللہ حافظ.